चलिए, तो आइए हम लोग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट क्लास भी उसी के अराउंड की थी, बट हम ये मानेंगे कि फिर से पढ़ रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था। 1 हफ्ता हो गया है, 10 दिन हो गए हैं, नहीं रहता याद उसके बाद। इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम एकदम स्क्रैच से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। वैसे भी थोड़ा अजीब अजीब सा चैप्टर है। ऑल राइट, तो ओके, so the chapter is called theoretical distribution. The chapter is called theoretical distribution. बाकी के जो हमने चैप्टर कह रखे हैं स्टैट्स में, हाँ ठीक है, चलो जो भी। तो यहाँ पे ना विजुलाइज करना चीज़ों का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उन सब चीज़ों पर अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे कि एग्जैक्टली निकालते क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अल्टीमेटली निकालते यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। ऑलराइट, और एक दो चीज़ें डिस्कस करें जो हमने लास्ट टाइम की थी। NCR एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ यहाँ पर आपके में आएगी, कॉल्ड NCR। NCR को कैसे खोला जाता है? NCR को खोला जाता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये एक चीज़ आप भर भर के इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं कि NCR को कुछ इस तरीके से खोला जाता है। मतलब ओके, तो सपोज लिखा हुआ हो आपके पास 10, लिखा हुआ आपके पास सपोज 10C2, आपके पास लिखा हुआ हो 10C2। तो यहाँ पे ऐसे होता है, बीच में कैपिटल C होता है, एक टॉप लेफ्ट पे एक बड़ा नंबर होता है, बॉटम राइट पे एक उससे छोटा नंबर होता है। 10C12 अगर आपने कहीं लिखा है तो वो गलत लिखा है। किताब में तो होपफुली कहीं नहीं लिखा होगा, आपने लिखा है तो वो गलत लिखा है। जो बॉटम राइट पे होता है वो स्मॉलर नंबर होता है। तो 10C2 को अगर आपको खोलना होगा तो वो कैसे होगा? पीछे जगह है, आप आ जाइए पीछे। हाँ जी, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल। ये समझ आया सबको किस तरीके से हमने खोला? NCR को इस तरीके से खोला जाता है। अभी ये क्या मीनिंग है? ये जो एक्सक्लेमेशन साइन लगा है, इससे पहले तो हमने सिर्फ इंग्लिश हिंदी में पढ़ा है। ये एक्सक्लेमेशन साइन क्या है? यश बताइए। चलिए, परी ने बताइए। मल्टीप्लाई टिल वन, हाँ, मतलब इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। इसको बोला जाता है फैक्टोरियल, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इस तरीके से भी एट टाइम्स लिखा हुआ होता है। तो 8 के बाद एक्सक्लेमेशन साइन, दैट इज ऑल्सो फैक्टोरियल। या फिर इस तरीके से 8 के अराउंड इस तरीके से लिखा हो, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ फैक्टोरियल। तो कैसे खोला जाता है फैक्टोरियल को? सपोज 8 फैक्टोरियल है तो यस, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ऑल द वे टिल 1, ये फैक्टोरियल होता है। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो, तो मैं कुछ रैंडम फिगर्स निकालने को बोलता हूँ आपको। सपोज आपको निकालना हो 50C3। अभी मैं कराता हूँ, चलो एक दो। सपोज 50C3 ही निकालना हो, 50C3 निकालना हो तो क्या होगा? 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 47 फैक्टोरियल, है ना? यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे शायद। अब इसके बाद होगा आपको 50 फैक्टोरियल। अभी रियलाइज नहीं होगा आपको 50 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी अ ह्यूज नंबर। 50, 49, 48 बहुत ही बड़ा नंबर होगा। बट आप थोड़ा सा मन की नजरों से देखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 डॉट 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 डॉट, और तो ये भी तो छुपा हुआ 47 फैक्टोरियल है। दिखा ये? सॉरी, कम कम दिख रहा है। ये भी जो पोर्शन है, ये भी तो 47 फैक्टोरियल है। तो 50 फैक्टोरियल के अंदर 47 फैक्टोरियल भी छुपा हुआ होगा। ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 46 वगैरह, कनिका क्लियर है? तो फिर इस तरीके से ठक ठक, तो आपका सवाल अचानक से बहुत ही छोटा हो जाएगा। आपका सवाल सॉल्विंग वाइज अचानक से बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ये आपका बच गया 50 इंटू 49 इंटू 48, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 विच इज 6। अब आप इजीली काट सकते हैं एंड फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपका आंसर निकल आएगा। समझ आया? इस तरीके से आप लोगों को NCR वगैरह खोलना आना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। एक दो NCR में लिख देता हूँ इधर कि आप लोग सॉल्व करें। एक सेकंड, इसी बहाने आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे।
ऑल राइट। तो सपोज 8C3 निकालिए 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 निकालिए, 15C2 निकालिए। निकालिए प्लीज, ये कुछ कुछ फिगर्स निकालिए, लिखकर करिए सब लोग, लिखकर करिए प्लीज सब लोग। कितनी कितनी वैल्यू आई? 8C3 की वैल्यू करने का कितनी आई? 56 आई है क्या सबकी? 56? आपको दिक्कत है तो प्लीज अपने लेफ्ट राइट से आप लोग पूछ के क्लियर करिए, मेरे से पूछिए, बट आई थिंक इजियर होगा आपके लिए अपने लेफ्ट राइट में पूछना। अगला 15C2 की वैल्यू कितनी आई वंश? 105 आ रही है इतनी? 105, ओके। फिर 5C3 की वैल्यू तन्मय निकाली है आपने? 10 10 आ रही है 5C3, 10, और 10C4 210। ठीक है, तो खोलने में थोड़ा बहुत कंफर्ट आया कैसे काटना पीटना है, ऑल राइट। ठीक है, ऑल राइट, चलिए, ओके। तो आइए ओवरऑल ये चैप्टर को हल्का फुल्का स्टार्ट करते हैं। सो द चैप्टर इज कॉल्ड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम तीन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। अजीब अजीब से ही हैं ये सारे के सारे आपस में। अब ये तीनों के बारे में क्यों बात करें, फिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल बायनोमियल मतलब दो। तो ये ऐसे केसेस हैं जहां पे दो ही आउटकम पॉसिबल है, जहां पर दो ही आउटकम पॉसिबल है, ऐसे केसेस यहाँ पे बायनोमियल मॉडल के तहत हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। दो आउटपुट क्या होते हैं? एक आउटपुट को बोला जाता है सक्सेस और एक आउटपुट को बोला जाता है फेलियर। वन आउटपुट इज कॉल्ड सक्सेस एंड द अदर आउटपुट इज कॉल्ड फेलियर। आइए एक बार देखें क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आइए जरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड थोड़ी थोड़ी थ्योरी डिस्कस करते हैं। One of the most important and frequently used discrete probability distribution is binomial distribution. It is derived from a particular type of random experiment known as Bernoulli process, named after the famous mathematician, noting that a trial is an attempt to produce a particular outcome which is neither certain nor impossible. The characteristics of Bernoulli trials are stated below. Each trial is associated with two mutually exhaustive म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। लास्ट टाइम काफी डिटेल में हमने डिस्कस करा था, बट कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई बताना चाहेगा क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? कोई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली, गुड। एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती, सिंपल भाषा में एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती, दैट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। विच ऑल्सो इफेक्टिवली मीन्स कि अगर कोई एक चीज हो गई तो दूसरी चीज तो नहीं होगी, है ना? क्योंकि ये अगर ये पता है कि ये तीन आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब ये है कि कोई कि एक हो गया तो दूसरा नहीं नहीं होगा, कोई दो चीजें साथ में नहीं होगी। तो अगर कोई एक चीज हो गई, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि दूसरी चीज नहीं होगी। तो इसीलिए अब यहाँ पे दो ही इवेंट है, मैंने आपको बताया, एक सक्सेस और एक फेलियर। तो अगर एक सक्सेस कुछ पता लग गई तो मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - p ही होगी। ठीक है, विल सी। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको किसको बोलते हैं? हाँ, जो सारे इवेंट्स पॉसिबल हैं, जो सारे के सारे आउटकम पॉसिबल है। अब सपोज कोई मैच हो तो या तो शायद विन होगा, या तो लूज होगा, या तो ड्रॉ होगा सपोज। तो ये तीनों मिलाकर इज अ सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि इन तीन के सिवा कोई और आउटकम पॉसिबल नहीं है। अब आपको एग्जाम देंगे, आप या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। दिस कैन बी सेट टू बी अ सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स उसको बोलते हैं जहां पे वही चीजें पॉसिबल है, उसके सिवा कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसका इफेक्टिवली इसका टेक अवे ये होता है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1, क्योंकि वो सारे इवेंट्स मिला के बात होगी। तो यहां पर जो आपके दो आउटपुट माने जाते हैं, दो आउटकम माने जाते हैं, वो हमेशा क्या माने जाते हैं? वो माने जाते हैं दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड दैट दे आर एग्जॉस्टिव। ओके। The occurrence of one of which is known as success, and as such, its non occurrence is known as a failure. As an example, when a coin is tossed, usually occurrence of a head is known as a success, and its non occurrence, that is, occurrence of a tail, is known as a failure. Okay.
फिर एक और अजम्पशन होती है दैट द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक बार कुछ हो गया डजंट मीन कि अगली बार अब वो नहीं होगा। अगली बार इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉइन टॉस किया, हेड या टेल आया, अब अगली बार कॉइन टॉस किया तो नहीं, अब पिछली बार हेड आ गया था तो अब हेड नहीं आएगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं, कुछ भी आ सकता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, the probability of a success usually denoted by P, and hence that of a failure is usually denoted by Q, which is 1 minus P. तो एक बार आप लोग हेडिंग लिखिए प्लीज, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक दिस वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। एक बार लिखिए प्लीज, हेडिंग लिखिए अपने पास, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए। टू आउटकम्स आर पॉसिबल, सक्सेस और फेलियर। टू आउटकम्स आर पॉसिबल, सक्सेस और फेलियर। The outcomes are assumed to be mutually exclusive and exhaustive. The outcomes are assumed to be mutually exclusive and exhaustive. लिखिए 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 प्लीज। ओके, फिर जो थर्ड पॉइंट लिखा है इसको हम किसी फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी एंड हेंस फेलियर इज डिनोटेड बाय क्यू विच इज 1 माइनस पी। लिखिए प्लीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, सॉरी सक्सेस, probability of success denoted by small p, probability of failure denoted by 1 q which is equal to 1 minus p। अच्छे से लिखिए प्लीज अपने पास। ऑल राइट, फिर पॉइंट नंबर 4, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज अ फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। ये स्मॉल n से रिप्रेजेंट होता है, अभी हम देखेंगे। A discrete random variable x is defined to follow binomial distribution with parameters n and p. Ultimately अगर आपको n पता है तो आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स पता है, अभी सब समझ आएगा। अगर आपको p पता है तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है, एंड ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी पता है, क्योंकि वो 1 माइनस p होगा। टू बी डिनोटेड बाय x इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n कॉमा p। तो इसीलिए इसको ना बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो ही पैरामीटर्स होते हैं, विच इज एन एंड पी। धीरे धीरे हमें समझ आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस, चलो यहीं से देख लेते हैं। कुल मिला के एन होता है टोटल ट्रायल्स, कितनी बार आपने कोई चीज करी। जैसे मान लीजिए, मैं जैसे लास्ट टाइम भी एग्जांपल था कि मैं इस तरीके से बॉल ऊपर उछाल के फिर वापस से कैच करता हूँ, ये मेरे को खेलने का शौक है। 70% टाइम्स आई एम एबल टू कैच इट, 30% टाइम्स आई एम नॉट एबल टू कैच इट। अब सवाल कुछ ऐसा है कि मैंने 10 बार उछाला और कैच किया, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने 4 बार कैच कर लिया होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। आउटकम कितने कितने पॉसिबल है? दो, या तो कैच कर पाऊंगा या तो कैच नहीं कर पाऊंगा। कैच कर पाऊंगा तो उसको बोलेंगे सक्सेस, और अगर कैच नहीं कर पाऊंगा तो उसको बोलेंगे फेलियर। और कितनी बार उछाला? 10 बार, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स उछाला। तो कितनी बार उछाला, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। कितने ट्रायल्स हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। पी है मेरे कैच करने की, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, जो मेरे एग्जांपल में 0.6 है, सपोज 6.7। और फेलियर की फिर ऑटोमेटिकली हो गई 0.3। अब सपोज सवाल ये है कि मैं एग्जैक्टली 4 बार कैच कर पाऊंगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देन एक्स की जगह हमें 4 डालना होगा। देन हमें एक्स की जगह पे 4 डालना होगा। तो ये क्या है? एफ ऑफ एक्स। एक्स में आप डालेंगे कि आपको कितनी सक्सेसेस चाहिए। एक्स की जगह आप डालेंगे कि आपको एग्जैक्टली कितनी सक्सेसेस चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज दिस। तो बेसिकली अगर आपको एक्स सक्सेसेस चाहिए तो ये फॉर्मूला होता है। तो आपको आई थिंक ये लिख लो, मतलब ठीक है, ये पूरा का पूरा ही आप लोग लिखिए प्लीज।
लिखिए, मैं अभी अप्लाई अप्लाई करना सिखाऊंगा आपको। लिखिए अच्छे से प्लीज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी टू द पावर एक्स एंड क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेसेस। सपोज कुछ डेटा आपको गिवन है और फिर लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेसेस। तो 6 सक्सेसेस मतलब एक्स की जगह आपको डालना है 6, और सपोज आपने 10 ट्रायल्स करे हैं, ये भी लिख देता हूँ, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 10 ट्रायल्स करे हैं, तो उसमें से बताओ 6 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एन की जगह आप फॉर्मूले में डाल दोगे 10, एक्स की जगह आप डाल दोगे 6। तो आई थिंक आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा सा था, एन सी एक्स इंटू पी टू द पावर एक्स इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। उसी को आप डाल दो, तो एन की जगह आपने डाल दिया 10, एक्स की जगह आपने डाल दिया 6, पी टू द पावर 6 एंड क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स विच इज इफेक्टिवली 10 माइनस 6 विच इज इफेक्टिवली 4। आया समझ में थोड़ा बहुत? मैं इसके पीछे ना हल्का सा लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ लोगों ने जिन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रखा है उन्हें बेटर समझ आएगा, बाकी ना भी समझ आए इट इज कम्प्लीटली फाइन। आगे जब हम पीएनसी करेंगे फिर से तब समझ में आ जाएगा। कुल मिला के आइडिया ये है कि 6 सक्सेसेस चाहिए, कितने में से? 10 में से। तो पहले 10C6 के थ्रू हमने सेलेक्ट कर लिया कि उन 10 ट्रायल्स में से कौन से 6 ट्रायल्स में हमें सक्सेस चाहिए। जिन्होंने पीएनसी कर रखा है थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एनसीआर के थ्रू चूज करा जाता है एन चीजों में से आर चीजें। तो वही किया यहाँ पे, 6 सक्सेसेस चाहिए तो 10C6 वेज में चूज कर लिया कौन से 6 में सक्सेस चाहिए। अब उन 6 में सक्सेस चाहिए तो पी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है इन 1। तो 6 में पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी होगा, तो पी टू द पावर 6। और बाकी के जो 4 बच गए वहां पे फेलियर ही चाहिए, तो वहां पे क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। तो ये इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। जहां जहां पे लॉजिक अप्लाई होता है वहां पे इट इज जस्ट बेटर कि आप थोड़ा बहुत लॉजिक अप्लाई करें, बट कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ना हो कि लॉजिक अप्लाई करने के चक्कर में आप कुछ गलत कर दें। तो इसलिए एट टाइम दिस इज अ सेफर बेट कि हाँ भाई ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये ऐसे ऐसे फॉर्मूला होता था। बाकी अभी और सवाल उठाते हैं, सवाल के थ्रू में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। ऑल राइट, फिर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें से पॉइंट ए तो ठीक है, पॉइंट बी देखते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही पैरामीटर्स होते हैं, उससे ये पूरा डिफाइन करा जा सकता है, एक एन और एक पी। अगर पी है तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्यू है, तो ठीक है। पॉइंट नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग लास्ट टाइम थे उन्हें थोड़ा बहुत ध्यान होगा, बट पॉइंट नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? द मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू एनपी। लिखिए प्लीज, लिखिए, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। मीन इज म्यू विच इज इक्वल टू एन इंटू पी। मतलब क्या है भैया पता नहीं, बट ये है। ठीक है, लिखा सबने, मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है? डिपेंडिंग ऑन, हाँ ये मॉड के बारे बारे में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डी में है मॉड, depending on the values of two parameters binomial distribution might be unimodal और बाइमोडल। जिन लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर कर रखा है, आई थिंक एटलीस्ट आधों ने कर रखा है या सुना होगा, मीन मीडियन मॉड 3 चीजें होती है। मॉड किसको बोलते थे? यस गुड, जो सबसे ज्यादा बारी अकर करता है, जिसका फ्रीक्वेंसी वगैरह हाईएस्ट होता है। हाँ जी। तो यहां पर इसने लिखा है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन, आई डोंट नो, उसके या तो एक मॉड होगा या तो 2 मॉड होंगे। लिखा है इट कैन बी ईदर यूनिमोडल और
बाय मॉडल, या तो एक मॉड होगा या तो दो मॉड होंगे। ओके, कैसे? तो इसने बोला कि n-1 इंटू पी, ये वैल्यू निकालो। n माइनस बोला क्या मैंने गलती से? n+1, n+1 इंटू पी, ये वाली वैल्यू निकालो। अच्छा, तो मान लो मेरे एग्जाम्पल में ऊपर क्या था, आई थिंक n था 10 और p था मान लो 0.7 सपोज। तो मैंने क्या बोला, क्या वैल्यू निकालनी है? n+1 इंटू पी, n+1 इंटू पी। तो क्या आ जाएगी n+1 इंटू पी? 11 इंटू 0.7, 7.7। आ रहा है समझ में? इससे जस्ट छोटा जो नंबर है वो मॉड है। तो 7.7 आया n+1 इंटू पी, इससे जस्ट छोटा क्या है? 7, जस्ट छोटा इंटीजर, तो वो आपका मॉड है। और इस केस में एक ही मॉड है। यही मान लो n+1 इंटू पी आता, मान लो आता 12, तो दो मॉड होते, एक 12 खुद और एक 11 भी। तो आपको क्या करना है बेसिकली, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी लिखवाया था कि n+1 इंटू पी की वैल्यू निकालो। अगर वो डेसिमल वाली वैल्यू आई है तो डेसिमल गायब कर दो, है ना? n+1 इंटू पी, मेरे एक एग्जाम्पल में 7.7 आया, मैंने क्या बोला? पॉइंट की 7 आंसर है, तो 0.7 गायब ही कर दो, तो 7 इज द मॉड। लेकिन अगर डेसिमल उसमें नहीं है तो क्या करना है? वो नंबर खुद और एक उससे छोटा नंबर, प्रीसीडिंग नंबर, ये दोनों मिला के तुम्हारे मॉड होंगे। अब जिस भाषा में भी लिखना है लिख लो, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है। पढ़िए प्लीज पॉइंट नंबर डी। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ टू पैरामीटर्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी यूनिमोडल और बाइमोडल। The mod of binomial distribution is given by the largest integer contained in n+1 into p if n+1 into p is a non-integer। मतलब अगर डेसिमल आया, अगर डेसिमल आया तो यश डेसिमल को गायब कर दियो, और अगर डेसिमल नहीं आया, पूरा पूरा सा नंबर आया, तो वो और एक पिछला, ये दोनों नंबर मिला के आपके मॉड होंगे। लिखिए प्लीज, लिखिए, लिखिए अच्छे से प्लीज। मीन आपने लिखा म्यू इज इक्वल टू एन इंटू पी, अब ये मॉड पढ़ रहे हैं, लिखिए प्लीज। ऑल राइट, तो समझ आया मॉड? मॉड में आपको n+1 इंटू पी निकालना है। वो अगर डेसिमल वाला आया तो डेसिमल को गायब कर दो, जो बच गया वो मॉड है। एंड देन इट इज यूनिमोडल, मतलब यूनिमोडल मतलब एक ही मॉड है, यूनि मतलब एक। और अगर n+1 इंटू पी खुद ही होल नंबर टाइप का सा आया तो वो बाय मॉडल है, दो मॉड है, एक वो और एक उससे जस्ट पिछला नंबर। ठीक है, ऑल राइट। अब इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर ई पे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू पी इंटू क्यू। लिखिए प्लीज, लिखिए। वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इंटू पी इंटू क्यू। आप लोगों को आइडिया होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो वेरिएंस का रूट होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है या क्या पूछा है। बाई चांस स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हो या बोले स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालकर खुश होकर आ जाओ। खुश होना तो अच्छी बात है, लेकिन फिर नंबर नहीं आएंगे, तो इसीलिए ध्यान से सवाल पढ़ना है कि क्या उसने मांगा है और क्या हम देंगे। ओके, तो क्या लिखा है? वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू पी इंटू क्यू। सिंस p and q are numerically less than or equal to 1, therefore npq will be less than np। ये बात समझ आई आपको? ठीक, यानी कि वेरिएंस विल ऑलवेज बी लेस देन द मीन, बट ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वेरिएंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा? जब p और q बराबर होंगे। वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू हाफ, और ये मैक्सिमम वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? n इंटू पी इंटू क्यू, विच इज n इंटू हाफ, विच इज इफेक्टिवली n/4। लिखिए प्लीज, ये वाली चीज मेरे को याद आ रहा है पिछली बारी क्वेश्चंस में ये चीज आई थी। लिखिए प्लीज, लिखिए 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 प्लीज। कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, एटलीस्ट जो ये मेन मेन बातें हैं ये लिखते चलिए, तो आपको सवाल करते टाइम थोड़ा बेटर लगेगा। प्लीज लिखते चलिए।
एडिटिव प्रॉपर्टी वगैरह तो ठीक है। तो एक बार रिवाइज करिए प्लीज, आप लोगों ने जो जो लिखा है। आप लोगों ने पोटेंशियली क्या क्या लिखा होगा? एक आपने लिखा होगा कि मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपने लिखा होगा कि दो आउटकम पॉसिबल हैं, एक को सक्सेस बोलते हैं तो एक को फेलियर बोलते हैं। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये बातें भी आपने लिखी होंगी। लिखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज रेफर्ड बाय पी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज रेफर्ड बाय क्यू विच इज इफेक्टिवली 1 माइनस पी। फिर आपने लिखा होगा कि प्रोबेबिलिटी मतलब जिस भी फॉर्म में ऑफ एक्स सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स इज इफेक्टिवली एन सी एक्स इंटू पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ये वाली चीज है जो आप सबसे ज्यादा बल्क में अप्लाई करेंगे, लिखा हुआ है सबने। फिर और क्या लिखा होगा आपने? मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी। और क्या लिखा होगा? मॉड के लिए आपने लिखा होगा n प्लस वन इंटू पी, वो दो वाली चीज है, यूनिमोडल और बाई मॉडल एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर मीन मीडियन, सॉरी मीडियन तो है नहीं यहाँ पे, वेरियंस है। वेरियंस कैसे आती है? एन पी और क्यू से वेरियंस। स्टैंडर्ड डिविजन पूछे तो इसका स्क्वायर। और इसके बारे में क्या बात है कि ये मैक्सिमम कब होता है? व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू हाफ। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल है इफेक्टिवली n/4। n/4 कहाँ से आया? n इंटू हाफ इंटू हाफ। आया समझ में कुछ कुछ? ऑलराइट, आइए एक दो चीजें और करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। तो ऐसे एक रैंडम एग्जांपल मान लीजिए, ट्रायल्स हैं 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.6। तो ट्रायल मतलब n है 10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस, लिखिए 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 प्लीज, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा एग्जांपल बना के कराता हूँ, थोड़ा एप्लीकेशन समझ आएगी हमें। हाँ जी, तो अब क्या था, हमारी क्या बात हुई थी कि x होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस, और हमारा फॉर्मूला क्या था? p ऑफ x सक्सेसेस इज एन सी एक्स पी टू द पावर x क्यू टू द पावर n माइनस एक्स। इट इज ऑलवेज अ गुड हैबिट, मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि आप हर बार सवाल में फॉर्मूला लिखने की आदत डालें। फॉर्मूला लिखेंगे तभी वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठेगा, वरना आप एंड में फॉर्मूला बुक लेके उनको रटना स्टार्ट कर देंगे, वो उतना वर्थवाइल नहीं है। उसकी जगह कर रहे हैं प्रैक्टिस, हर बार फॉर्मूला लिखिए, खुद ब खुद याद होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस इफेक्टिवली कितना होगा? n है आपका 10, तो 10c3 इंटू 0.6 टू द पावर 3 और इंटू q कितना होगा? 0.4, हाँ, एंड टू द पावर 10 माइनस 3 विच इज 7। क्या यहां तक पहुंच पा रहे हैं आप? ये सॉल्व कैसे होगा मैं भी सिखाऊंगा, बट यहां तक समझ आया? यहां तक कैसे करना है आपको समझ आया? यहां तक पहुंचना कम क्लियर है तो प्लीज अपने लेफ्ट राइट से कर लीजिए डिस्कस, मेरे से पूछिए और भी अच्छा है, बट नहीं पूछ पाए जो भी हो तो अपने लेफ्ट राइट से पूछ के क्लियर करें। यहां तक क्लियर है सबको? ऑल राइट, अब ये सॉल्व कैसे करते हैं? अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा अजीब सा है दिखने में। तो 10c3 कैसे सॉल्व करते हैं हमने अभी अलग से डिस्कस किया था। आप लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से मन ही मन में कुछ कुछ काट पीट देंगे तो आपका बच जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 एंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो वो आप खोल बोल लेंगे। ये थोड़े और शायद आपको कठिनाई आए, तो ये कैसे निकाला जाता है, सबके कैलकुलेटर्स में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है, बट ओवरऑल 0.6 टू द पावर 3 निकालना है ना आपको। तो 0.6 इंटू इक्वल टू, करिए एक बार, आपके में नहीं होगा मैम वर्क, आप नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेटर लाइएगा, ब्लिंकिट वगैरह पे सब अवेलेबल है। करिए एक बार, 0.6 इंटू इक्वल टू आया 0.36, स्क्रीन पे 0.36 आया, ये स्क्वायर है। एक बार जब इंटू इक्वल टू दबाते हो जो आता है वो स्क्वायर होता है, फिर से दबाओ इक्वल टू, आया 0.216,
आया यश आपके में 0.216? नहीं आया। परिणय एक बार हेल्प करिए, कोई उसकी हेल्प करिए, बताइए उसको क्या, शायद दो बार दबाना है इंटो या क्या। बाकियों के में आया, किसी के में नहीं आया तो पूछ लीजिए, सबके में थोड़ा अलग अलग तरीके से वर्क करता है। इट्स ओके, आप अपने कैलकुलेटर को जाने उतना काफी है। आया? ठीक है। और ऐसे ही जब आपको 0.4 to the power 7 निकालना होगा तो आपको उतनी बारी करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, एक अच्छी सी चीज सिखाता हूं। तुम लोग प्लीज सब लोग सुनिए, ये सभी के लिए नया होगा। 0.6 to the power 3 तुमने पहले निकाल लिया, मतलब तुमने अलग से ये वाली फिगर निकाल ली। चलो इसको साइड कर लेते हैं, ये तो थोड़ी शरीफ सी वैल्यू निकली होगी। तुमने 0.6 to the power 3 निकाला, ये आया 0.216। चलो ये भी थोड़ा शरीफ है, बट ये हो सकता था और भी बड़ा होता। तो जनरली आप क्या करते हो, आप ये एक जगह नोट कर लेते हो, फिर आप अलग से ये वाली वैल्यू निकालते हो, है ना? समझे क्या बोल रहा हूं? एक बार निकालना, चलो 0.4 to the power 7 निकालो निकालो निकालो। 0.0016। चलो अब मान लो ये आ गई होती पहले, जैसे 0.216 तो दिखने में शरीफ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अभी आप प्रोबेबली ऐसा करेंगे कि दोनों फिगर्स निकाल के फिर उन्हें लिख लेंगे, फिर कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। मेमोरी फंक्शंस आई थिंक हम लोगों ने कर रखे हैं मल्टीपल टाइम्स डिस्कस। हाँ, तो चलो मेमोरी फंक्शंस के यूज से सिखाता हूँ तुम्हें। एक बार पूरा एसी एटसेट्रा कर दो। मेमोरी क्लियर है सबकी? मेमोरी क्लियर कर दो। फिर से निकालो 0.6 to the power 3, निकालो एक बार। 0.6 इंटू इक्वल टू निकालो निकालो निकालो। निकाल लिया? स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है जितना भी। अब इसको कर दो m+। भैया कुछ प्लस तो करना था नहीं, यहाँ तो मल्टीप्लाई करना था। घबराओ मत, मैं सब बताऊंगा। एक बार कर दिया m+, तो सोचो क्या हुआ होगा। मेमोरी में 0.216 चला गया। ओके, अभी एसी वगैरह कुछ मत दबाओ। अब 0.4 to the power 7 निकालते हैं। करो 0.4 इंटू इक्वल टू करो, उस तरीके से 0.4 to the power 7 निकालो। सब लोग निकालिए। पूरा कर रहे हो? कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर है वैसे? हाँ ठीक है, कर भी लो, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे को भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मैं भी हर बार करता हूँ, आप भी कर लो। हाँ जी, तो 0.4 to the power 7 निकाल लिया। कुछ बेहुदा सा स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब तुम्हें इसको पिछली फिगर से मल्टीप्लाई करना है ना, करो इंटो MR, मतलब इंटो दबाओ और फिर MR करो, तो जो मेमोरी में जो था 0.216 वो खुद यहाँ पे चिपका देगा। समझ आई बात? समझा पाया मैं? बेसिकली तुम्हें ना हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? आया समझ में क्या बोला? आया आंसर? आया? नहीं आया तो थोड़ा आसपास करिए हेल्प। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पहली फिगर निकाल ली, उसको मेमोरी में डाल दो, और बाद में जब मल्टीप्लाई करना है तो MR दबा दो, तो मेमोरी रीड होके वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारी चीजें भी आपका पोटेंशियली एक्यूरेसी और टाइम वगैरह इंक्रीज कर सकता है। तन्मय समझ आया? अयांश आपको आया समझ में? ये हाँ है या ना है? आया आया, okay। कहीं किसी को कुछ कठिनाई है तो प्लीज पूछिए। ऑल राइट, तो अच्छा हाँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा पहला एग्जाम्पल था, तो ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारे सिनारियो सिखाऊंगा। आपको मैंने बता रखा है नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.6 है। अब मेरा पहला सवाल था प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस, वो आपने निकाल दिया। अब मान लो क्वेश्चन ये हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम 3 सक्सेसेस। सपोज आई चेंज द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम 3 सक्सेसेस। पहले आराम से हिंदी में सवाल का मतलब समझते हैं, क्योंकि हमें अगर सवाल समझ आएगा तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। हमें सवाल क्लियर है नहीं, बट हम कुछ भी लगाकर आ जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम 3 सक्सेसेस मतलब सिंपल हिंदी में ज्यादा से ज्यादा 3 सक्सेस आए।
मतलब कितनी कितनी आए, या तो एक भी ना आए, या तो एक आए, या तो दो आए, या तीन आए, या चार आए, नहीं। ठीक है, तो अब ये एक सवाल एक्चुअली चार सवाल में ब्रेक हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा अलग से प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेसेस कितनी है, अलग से प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री सक्सेस कितनी है, और सबको आपस में ऐड करना पड़ेगा। समझा पाया मैं आपको? एक बार लिखिए, फिर मैं सॉल्व भी करूंगा। अभी सेकेंड पार्ट बनाकर लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम थ्री सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी, 10C0 इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम थ्री सक्सेसेस इस तरीके से निकाली जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस, वन सक्सेस, 2 3 4 व्हाटएवर। तो अब कैसे करें? अब जीरो सक्सेस है तो आपको हर बार निकालना पड़ेगा, जैसे बेसिकली P ऑफ जीरो, P ऑफ वन, P ऑफ टू, P ऑफ थ्री। अब आप फॉर्मूले में वन बाय वन सारे डालने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? NC0, P टू द पावर जीरो, Q टू द पावर इफेक्टिवली 10। ये क्या हो जाएगा आपका? NC1 मतलब 10C1, तो 10C1 P टू द पावर 1, Q टू द पावर 9, ऐसे 10C2 P टू द पावर 2, Q टू द पावर 8, और 10C3 P क्यूब Q टू द पावर 7। ये सारे निकाल के और इनको सबको आपको आपस में प्लस करना पड़ेगा। अच्छी खासी मेहनत वाला सवाल बन जाएगा। समझ में आया? सॉल्व करिए फिर। ही सॉल्व करिए फिर। मैंने तो सवाल बना दिया, सॉल्व आपको करना है। करिए प्लीज, सॉल्व करिए प्लीज, आलस मत करिए। अगर आपने कर रखा है पर आपके दाएं बाएं ने नहीं किया तब भी आपको डांट पड़ेगी, तो यू हैव टू इंश्योर कि आपके दाएं बाएं वाले भी कर रहे हो। ओवरऑल फंडा समझ आया कि अगर इस टाइप का सवाल है कि मैक्सिमम थ्री सक्सेसेस या ऐसा कुछ, तो आपको सारे इंडिविजुअल केसेस बना के फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आया? ओके। अब मान लीजिए सवाल में थोड़ा और चेंज कर दूं, सवाल में थोड़ा और चेंज कर दूं। अब सवाल ये हो कि एटलीस्ट 9 सक्सेसेस। क्या सवाल है? एटलीस्ट 9 सक्सेसेस। तो 9 सक्सेसेस का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट, एटलीस्ट 9 सक्सेस मतलब कम से कम 9 सक्सेस हो, 10 में से 9। हाँ, 9 या उससे ज्यादा हो। हाँ, मतलब या तो 9 हो या तो 10 हो। तो आप कैसे करोगे फिर? P ऑफ 9 निकाल लोगे और P ऑफ 10 निकाल लोगे और दोनों को प्लस कर दोगे। अब मान लो सवाल हो, क्या बोलूं मैं समझ नहीं पा रहा। मैक्स, मैं बोलूं हाँ, एट मैक्स 9 सक्सेसेस, ये हो सवाल। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 9 मतलब 9 से ज्यादा ना हो, है ना? यही मतलब हुआ ना सिंपल हिंदी में। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? ये लास्ट सवाल समझ आया सबको? एट मैक्स 9 सक्सेसेस का क्या मतलब हुआ? कि ज्यादा से ज्यादा 9 सक्सेस हो, 9 से ज्यादा ना हो। मतलब 0 1 2, लेकिन सारे निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आप ये समझिए कि सारी, मतलब 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, ब्ला 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 10 सक्सेसेस तक का टोटल सम कितना होगा? 1, क्योंकि सारे इवेंट्स आपस में क्या होंगे? एग्जॉस्टिव। तो जब इस टाइप का सवाल हो तो आप क्या करो? आप ऐसे समझो कि मैक्सिमम 9 सक्सेस मतलब टोटल केसेस माइनस 10 सक्सेस, और टोटल केसेस की प्रोबेबिलिटी है 1। तो आपको बस ऐसे सॉल्व करना है। ये मैं समझा पाया आपको? कि अगर बोले एट मैक्स 9 सक्सेस चाहिए, तो इसको 0 1 2 3 सारे निकाल के प्लस करने मत बैठ जाना। इसको ऐसे सोचो कि ज्यादा से ज्यादा 9 सक्सेस चाहिए, मतलब बस एक केस नहीं चाहिए, 10 सक्सेस नहीं चाहिए। तो 10 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको 1 में से माइनस कर दो। ऐसे बोलता एट मैक्स 8 सक्सेस चाहिए, तो 10 और 9 की अलग से निकाल लो, उसको 1 1 में से माइनस कर दो।
आया समझ में कुछ कुछ? अभी हम सवाल वगैरह इसके देखेंगे। तो अब ये देखते हैं जरा। मैंने बहुत ही कुछ लिखा हुआ है, चलो मिटा देता हूँ इस सबको। ये जरा सवाल पढ़िए प्लीज। इसको हमें बायनॉमियल के तरीके से सॉल्व करना है। सेम टाइप के सवाल हम पीएनसी के अंदर भी डिस्कस करते हैं, बट अभी हम बायनॉमियल डिस्कस कर रहे हैं। सवाल पढ़िए प्लीज। एग्जाम्पल 16.1। 16.1 एग्जाम्पल पढ़िए प्लीज। क्या है क्वेश्चन? अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। तुम्हारी क्या बात हुई थी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है n। अज्यूमिंग दैट द कॉइन इज अनबायस्ड, तो अनबायस्ड है तो मतलब हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स? तो आई थिंक जैसा क्वेश्चन है, आई थिंक गेटिंग अ हेड इज व्हाट दे आर डिस्क्राइबिंग एज सक्सेस। सक्सेस इज गेटिंग अ हेड। तो व्हाट इज फेलियर? गेटिंग अ टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 0.5। तो इस क्वेश्चन में आपका n हो गया 10, p हो गया 0.5, q भी हो गया 0.5। आ रहा है समझ में सबको? अब कह रहा है 4 हेड चाहिए। ध्यान से सवाल पढ़ा करे हमेशा। तो एग्जैक्टली 4 हेड चाहिए। तो वही p ऑफ 4 चाहिए, विच इज व्हाट? ncx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, विच इज इफेक्टिवली nc4 इंटू 0.5 टू द पावर 4 एंड 0.5 टू द पावर 6। थैंक यू सो मच। ये दोनों 0.5 अलग अलग वाले 0.5 है। पहले वाला 0.5 हेड्स की प्रोबेबिलिटी है, दूसरे वाला 0.5 इफेक्टिवली टेल्स की प्रोबेबिलिटी है। आया समझ में? बिल्कुल कर सकते हैं सर। पहले लिखेंगे ऐसे, फिर सॉल्व करने से पहले ही हम देख लेंगे कि हमें अलग अलग निकालने की नीड ही नहीं है। हम सीधा निकालेंगे 0.5 टू द पावर 10। आया समझ में? अलग अलग मत निकालने बैठना। इतना तो क्या इंडाइसेस का चैप्टर होता है ना ये। इतना तो हमें पता ही है कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम होता है और चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ पे बेस सेम है 0.5, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए पावर्स कैन गेट एडेड। तो इफेक्टिवली दिस इज हाउ यू कैन गेट द आंसर। करिए प्लीज, सॉल्व करिए, फिर बाकी के पार्ट्स कराता हूँ। करिए सॉल्व अच्छे से। 10c4 की वैल्यू कितनी है? 10c4 10c4 की वैल्यू कितनी है? सिर्फ 10c4 210 210 210 बटा 1024 जितना भी आंसर आएगा। 200 हाँ 0.205 आंसर आएगा। आया क्या? 0.205 नहीं आया? आया? आया सबका 0.205? अयांश कहाँ तक पहुंची गाड़ी? आ रही है गाड़ी? समझ आया? ऑल राइट। सेकेंड में क्या लिखा है? एटलीस्ट 4 हेड्स। मैं बस बता रहा हूँ वंश, मैं बस बता रहा हूँ। उसके बाद तुम बताना। थैंक यू सो मच। लेकिन अब सेकंड में क्या चीज लिखी है? एटलीस्ट 4 हेड्स, है ना? एटलीस्ट 4 हेड्स, एटलीस्ट 4 हेड्स मतलब सिंपल हिंदी में कम से कम 4 हेड्स आए। मतलब या तो, अच्छा कम से कम, सॉरी, मतलब या तो 4 आए, या तो 5 आए, या तो 6 आए, या तो 7 आए, या तो 8 आए, या तो 9 आए, या तो 10 आए। आई थिंक ये निकालना ज्यादा लंबा होगा। उसकी जगह अगर मैं ऐसे सोच लूं कि 0 ना आए, 1 ना आए, 2 ना आए, 3 ना आए, तो अगर मैं ये सारे केसेस निकाल के 1 में से माइनस कर दूंगा, आई थिंक दैट विल बी अ फास्टर एग्जीक्यूशन। ये बात समझ आ रही है आपको? किसी को कठिनाई है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्वेश्चन है एटलीस्ट 4 हेड्स।
मतलब 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे निकालने से बेटर है कि 0 1 2 3 वाले केसेस को आप निकाल के और उसको टोटल केसेस में से रिमूव कर दीजिए। तो अब आपके जीरो केसेस, जीरो हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आई थिंक 10c0, 0.5 टू द पावर 0 एंड 0.5 टू द पावर 10। 1 की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 10c1 इंटू 0.5 टू द पावर 1 इंटू 0.5 टू द पावर 9। आई नो आपको थोड़ा पॉइंटलेस लगेगा सीधा यार 0.5 टू द पावर 10 लिख दो, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग वाइज हमेशा थोड़ी ना बराबर बराबर होंगे। यही 0.6 और 0.4 होते तो लिखते ही ना अच्छे से, तो इसलिए एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाहिए। एंजल जी आ रहा है समझ में? आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या लिखेंगे? 10c2 0.5 टू द पावर 2 0.5 टू द पावर 8, और यहाँ क्या लिखेंगे? 10c3 0.5 टू द पावर 3 0.5 टू द पावर 7। ये सारी की सारी वैल्यूज निकालेंगे, इनको सबको प्लस करेंगे और फिर क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे। आ रहा है समझ में लॉजिकली? सिर्फ इसलिए मत करना कि मैंने बोला है, प्लीज समझ समझ के करिएगा। करिए करिए करिए, एक बार सब लोग देखिए प्लीज। मैंने जो देखा बहुत ही इनएफिशिएंटली सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट विच इज इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर आइए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करना सिखाऊंगे। इफेक्टिवली ये 1 2 3 4, ये 4 फिगर्स हैं। सोचो तो सब में 0.5 टू द पावर 10 तो कॉमन ही है। क्या फर्क है? सिर्फ जो बाहर वाला 10c0 10c1 10c2 10c3, सिर्फ यही तो फर्क है। निकाल लो उसको कॉमन। देखो 10, तुम सब में से 0.5 टू द पावर 10 कॉमन निकाल लो, तो क्या बच गया? 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3, खत्म। 10c1 10c2 10c3 10c4, जो मतलब जोन से निकालने बड़ी शराफत से वैल्यू आ जाएगी। 10c0 कितना कितना निकलेगा? 1। 10c1 10, 10c2 45, 10c3 कितना? 240। अब इनको सबको सबको कर दो ऐड। 10c3 कितना? 120। तो अब इनको सबको कर दो ऐड, करो करो करो। कितना निकला? 176। तो 176 इंटू 0.5 टू द पावर 10। अब बस सीधा 0.5 टू द पावर 10 कैलकुलेटर पर निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 176 से हो गया। इतने गंदे गंदे डेसिमल लिख रहे हैं बेचारे बच्चे, 10 10 प्लेसेस तक डेसिमल लिख कर रहे हैं बेचारे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। वी आर इन आर लर्निंग फेज, आधी उम्र के हैं आप। कोई 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 बात नहीं, टाइम के साथ सीखेंगे। करिए, लिख कर करिए प्लीज। आया समझ में मैंने क्या चीज बोली? करिए करिए करिए। अब आइए जरा इसका थर्ड पार्ट देखे। अटली एट मोस्ट 3 हेड्स। एट मोस्ट 3 हेड मतलब सिंपल हिंदी में ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, मतलब या तो 0 हेड या तो 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड। तो 0 1 2 3 निकाल के उनको प्लस कर दो और बस वही आंसर होगा। आई थिंक तुम 0 1 2 3 4 निकाल चुके हो, तो 4 वाला उसमें रिमूव भी कर दो, जैसे भी। करिए 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 प्लीज जी। करा क्या? एटमोस्ट 3 हेड्स, 0 1 2 और 3 निकाल के उनको ऐड करना है आपस में। क्लियर है सबको? मैंने एक एग्जांपल स्किप करा है। 16.2 16.3 पढ़ते हैं। सॉरी, बहुत कुछ लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, बट ठीक है। पढ़िए जरा एक बार प्लीज 16.3। 16.3 एग्जाम्पल पढ़िए प्लीज। थोड़ा समझने का ट्राई करिए, थोड़ा इसको ढालने का ट्राई करिए। जो आपको फिगर्स पता है उनमें, आपको एन पता है, आपको पी पता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनमें थोड़ा घुसाने का ट्राई करिए प्लीज। पढ़िए सवाल अच्छे से, पढ़िए। 16.3 एग्जाम्पल कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा कुछ पंगे इसमें है नहीं। पढ़िए अच्छे से प्लीज, टेक योर टाइम। ऑल राइट। लिखा है द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन एन इंडस्ट्री इज सच that the workmen have a 10% chance of suffering from it. What is the probability that out of 5 workmen, 3 or more will contract the disease? So I think number of trials is 5. I think total log है 5. तो n is 5. ओवरऑल सवाल है अराउंड कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज, विच इज नॉट अ सक्सेस, बट इस क्वेश्चन में दैट इज अ सक्सेस, बिकॉज वही सवाल है कि किस किस को डिजीज हो गया। तो आपका p हो गया 0.1, तो q कितना हो गया?
0.9। लिखिए लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए। देखिए किसी भी सवाल को आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना चाहिए, कूदना नहीं है। अरे आंसर कैसे आएगा, वो सही स्टेप्स करेंगे तो सही आंसर जरूर आएगा। तो n इज इक्वल टू पी, सॉरी n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 0.1, तो q, सॉरी n इज इक्वल टू 5, आई एम सॉरी, n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 0.1, q इज इक्वल टू 0.9। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 वर्कमेन 3 और मोर विल कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। मतलब p ऑफ 3, p ऑफ 4, p ऑफ 5, तीनों को निकाल के उनको प्लस कर दो, है ना। करिए 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 करिए। हाँ जी, तो आप निकालेंगे P3 प्लस P4 प्लस P5, है ना। तो बताइए P3 कैसे होगा। आई थिंक 5C3 0.1 टू द पावर 3, 0.9 टू द पावर 2, गुड, प्लस 5C4 0.1 टू द पावर 4, 0.9 टू द पावर 1, प्लस 5C5 0.1 टू द पावर 5, 0.9 टू द पावर 0। अब यहाँ पर ऐसा कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता, आपको सारी वैल्यूज निकाल निकाल के ही करनी पड़ेगी। करिए प्लीज, करिए करिए, आलस मत करिए प्लीज, टेक योर टाइम करिए, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये, करिए अच्छे से प्लीज। हाँ जी, तो ये निकला क्या 0.0086। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या क्या चीज लिखी है क्वेश्चन में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस यानी P फॉर द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन satisfying the following relation। क्या 4 times of probability of 4 successes is equal to the probability of 2 successes। सवाल समझ आया। मैं समझाता हूं, देखो ये क्या है कि 4 सक्सेस आएगी, 4 सक्सेस आने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये रिलेशनशिप है, और n की वैल्यू आपको गिवन है 6। देखो मैं समझाता हूं, क्या लिखा हुआ था, 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था ना। और n की वैल्यू कितनी थी, 6, 6 थी ना। हाँ, बस हो गया क्वेश्चन। 6C4 p टू द पावर 4 q टू द पावर 2 शुड बी इक्वल टू nc2 p टू द पावर 2 q टू द पावर 4। आया समझ में। ट्राई करो सॉल्व करने का इसको। n क्यों लिखा है, सॉरी। करिए सॉल्व करने का, करिए ट्राई। यस मैम, आप यहां तक कन्विंस्ड है। ओके, मैं आपसे अलग से पूछता कि n की वैल्यू 6 है, तो बताओ 4 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फॉर्मूला क्या था, बस 6C4 p टू द पावर 4 q टू द पावर 6 माइनस 4 Na2, यही फिगर डाल दी मैंने यहाँ पे, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 सक्सेस आने का मैं आपसे पूछता P2 बताओ, तो आप बोलती हैं 6C2 P2 q टू द पावर 4, वही लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पे। आया समझ में। थोड़ा बहुत सॉल्व करिए, देखिए रिप्लेस करिएगा q इज इक्वल टू 1 माइनस पी से, क्योंकि आपसे p पूछा गया है इधर। q आपको पता है ना, होता है 1 माइनस पी। करिए 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 प्लीज। आया क्या समझ में। कर रहे हैं लोग ट्राई सॉल्व करने का, करिए ट्राई करिए। इंतजार मत करिए कि मैं सॉल्व कर दूंगा, एग्जाम में मैं नहीं हूंगा आपके साथ।
क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी है, इसीलिए इसीलिए निकालना है वैल्यू ऑफ पी। सक्सेस निकालना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है विच हैपेंस टू बी पी। समझ आया सबको क्वेश्चन? ये चीज सवाल में ही गिवन थी, एक आध जगह पे ये सुनने में आया कि ये इक्वेशन आपने कहाँ से बनाई, ये नहीं समझ आया, ये मैंने बनाई ही नहीं, ये आपको डायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन में ही गिवन थी। आया समझ में? ऑलराइट, ये वाला सवाल पढ़िए प्लीज, ये वाला सवाल पढ़िए प्लीज 16.5। क्वेश्चन है फाइंड द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको दो चीजें निकालनी होती है, एन और पी। तो आपको एन और पी निकालना है इधर। फाइंड द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे मीन है 6 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 2। तो मीन क्या होता था? एन इंटो पी। मीन होता था एन इंटो पी, तो एन इंटो पी की वैल्यू है 6 और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। ध्यान रखना, वेरिएंस नहीं गिवन, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, लेकिन आपको फॉर्मूला किसका आता है? वेरिएंस का। तो अब वेरिएंस निकाल लो, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है तो वेरिएंस वेरिएंस होगा 4। तो फिर आई थिंक ये वाली, तो बस ये दो इक्वेशंस हो गई तुम्हारी। नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर दो तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2/3, वहां से P की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और ये 1/3 आ गई तो आई थिंक तुम्हारा 18 निकल आएगा शायद N। आया समझ में? आपको सिर्फ N और P निकालना था, क्योंकि दिस इज जस्ट अ बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको वो दो पैरामीटर्स निकालने होते हैं। समझ आया दोस्तों कुछ कुछ? मैम, वेरिएंस के स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डिविएशन बोलता है, या स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे प्रोसेस कर सकते हैं इसको। समझ आया कुछ कुछ? समझ आया क्वेश्चन? एग्जाम्पल 16.8 में आपको इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन कभी ना कभी तो करना ही है। 2-3 बार सवाल पढ़िए प्लीज, 2-3 टाइम सवाल पढ़िए और सवाल समझने का ट्राई करिए कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। अगर आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा है क्वेश्चन में तो ट्रस्ट में आप कर पाएंगे। पढ़िए प्लीज सवाल अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है कि 3 सक्सेस और 1 फेलियर होता है, कि 3 सक्सेस तो 1 फेलियर, 3 सक्सेस तो 1 फेलियर। तो मतलब एक हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो शायद आप समझ में गए होंगे 0.75 और 0.25। ओवरऑल 75% चांसेस हैं सक्सेस होने के एंड 25% चांसेस हैं फेलियर होने के। ये समझ में आया थोड़ा बहुत? बस ये आ गया तो बस खत्म हो गया। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, यानी n इज इक्वल टू 5, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई सक्सेस नहीं आएगी? मतलब क्या निकालना है? P ऑफ 0। वेरी गुड, P ऑफ 0 निकालना है। निकाल दो बस P ऑफ 0। P ऑफ 0 का जो भी फॉर्मूला आपका था निकालिए, निकालिए, करिए करिए प्लीज करिए। हाँ जी, तो P ऑफ 0 निकालना है हमें, तो यानी कि कितनी टाइम्स हुआ है? 5 टाइम्स, तो 5C0 P टू द पावर 0 Q टू द पावर 5। तो 5C0 हो जाएगा 1 एंड 0.75 टू द पावर 0 एंड 0.25 टू द पावर 5। तो आपको इफेक्टिवली बस ये वाली फिगर निकालनी है, 0.25 टू द पावर 5। निकाला क्या? कितनी आई? चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? मॉड के बारे में क्या पढ़ा था, एक बार जाके लिखो, देखो अपने जो स्टार्टिंग में जो नोट्स टाइप बनाए थे आपने मॉड के बारे में। हाँ गुड, n प्लस वन इंटू पी, n प्लस वन इंटू पी वाली चीज निकालनी है। अगर वो डेसिमल आई तो डेसिमल गायब कर दो, वो तुम्हारा मॉड है। और अगर वो होल नंबर टाइप का आया तो वो, और उससे पिछला दोनों तुम्हारे मॉड है। यहाँ क्या लिखा है, मॉड निकालना है। ओके, मीन गिवन है, मीन का भी लगे हाथ देख लो क्या था, n इंटू पी। मीन कैसे निकालते थे, n इंटू पी, तो मीन इज 10, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ऑफ एनपीक्यू, या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है तो वेरिएंस कितना, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन इस क्वेश्चन में रूट 5 है तो वेरिएंस कितना होगा 5, तो एनपीक्यू को 5 से इक्वेट कर दो, तो एनपीक्यू 5 हो गया, एनपी 10 हो गया, तो आई थिंक पी हो गया तुम्हारा 0.5, मतलब पी और क्यू दोनों 0.5 और 0.5 हो गए। अब मॉड निकालना है तो n प्लस वन इंटू पी कर लो। n कितना आया 20, लिख के करा सबने, तो n प्लस वन इंटू पी हो गया 21 इंटू 0.5, 10.5, तो आई थिंक 10 होगा मॉड। करो 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 करो, समझ समझ के करो, आपका हो गया तो दाएं बाएं मदद करें, आपका हो गया तो दाएं बाएं मदद करें। आप लोग भी सॉल्यूशन से कम हेल्प लें, दाएं बाएं से ज्यादा मदद लें प्लीज। हाँ जी, हुआ क्या क्वेश्चन? आइए जरा ये वाली एक्सरसाइज देखें, सेट बी को देखें जरा स्टार्टिंग से, सेट बी को देखें प्लीज जरा स्टार्टिंग से। थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी हमें अलग अलग लैंग्वेज में, बट आइए जरा पढ़ें, पढ़िए प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर ऑफ रिकवरीज among 48 patients when the probability of recovering is 0.75? तो आई थिंक रिकवरी इज सक्सेस, तो P हो गया 0.75, Q हो गया 0.25 और N हो गया 48 टोटल। हाँ, तो वैसे आपको वेरिएंस का फॉर्मूला आता है जो होता है N इंटू पी इंटू क्यू, वो आप निकाल लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। आई थिंक दैट शुड गिव यू द आंसर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, x is a binomial variable with n is 20. What is the mean of x if it is known that x is symmetric? तो सिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ कि probability of success is equal to probability of failure which is equal to 0.5, यानी p और q दोनों के दोनों 0.5 है। तो मीन कितना होता है, n इंटू पी, मीन ही पूछा ना, हाँ n इंटू पी, तो 20 इंटू 0.5 10 हो जाएगा आंसर। समझ आ रहा है सबको? ऑल राइट, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, ट्राई करिए, थर्ड क्वेश्चन समझिए प्लीज। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, बाइनोमियल मॉडल है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस क्या होगी व्हेन n इज 16? तो वैसे वेरिएंस होती है n इंटू पी इंटू क्यू, बाकी हमने पढ़ा था कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू कब होगी, व्हेन p इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू हाफ, तो इसीलिए 0.5, हाँ, तो 16 इंटू हाफ तो 4 हो जाएगा शायद आंसर ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस से पूछा है, हाँ, बाई चांस पूछा होता ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन तो फिर 4 का भी फर्दर स्क्वायर रूट करते तो 2 हो जाता। आ रहा है समझ में सबको? बढ़िया, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट मॉड पूछा है, करिए जरा प्लीज, करिए जरा प्लीज, करिए ट्राई करिए प्लीज, 4 5 6 करिए ट्राई।